बुलेटिन में सबसे पहले आपको बता दें, टीसीएस ने तीसरी तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। कैसे टीसीएस के नतीजे समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े आशीष वर्मा। आशीष जी बताइए, टीसीएस के नतीजे कैसे दिख रहे हैं? देखिए भाई, कह सकते हैं कि रिजल्ट सीजन की शुरुआत तो एक डिसेंट नोट पे हुई है। अच्छा, टीसीएस या बाकी आईटी कंपनीज के लिए जो क्वार्टर जिसके नंबर्स आपने हेडलाइन में भी पढ़े थे, ये आमतौर पे सीजनली वीक क्वार्टर होता है क्योंकि छुट्टियों का समय होता है विदेश में, तो नंबर ऑफ बिलिंग डेज कम होते हैं। उस बैकड्रॉप पे समझिए, डिलीवर करते हुए अपनी परफॉर्मेंस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो एनालिस्ट देखते हैं कांस्टेंट करेंसी में आए कि 0.5% बढ़ेगी, अमूमन वैसे ही 0.8% बढ़ी है। रुपए में आए करीब 2% के आसपास तिमाही दर तिमाही का जंप है। और रुपए में आए में दरअसल क्या है, रुपए की जो कमजोरी बीते क्वार्टर में डॉलर के मुकाबले थी, उससे थोड़ा बहुत टेलविंड, उससे थोड़ा बहुत फायदा मिल गया। डील बैग अच्छे करिए 9.2 बिलियन डॉलर्स की, और ये एक्सपेक्टेड था कि 9 से 10 बिलियन डॉलर की इस क्वार्टर में ये लोग डील बैग करेंगे। जहां तक मार्जिन की बात है, 25.2% पे थे पिछले क्वार्टर, इस क्वार्टर में भी वहीं पे हैं, और यही बाजार मान के चल रहा था कि कमजोर क्वार्टर है, वेज हाइक्स, कर्मचारियों की वेतन बढ़ाई है, पर रुपए में कमजोरी जो है वो सब संभाल लेगी, तो मार्जिन फ्लैट रहेंगे। तो नेट नेट जैसा एक्सपेक्टेड था, टीसीएस ने वैसे ही नंबर्स डिलीवर करें। आप कह सकते हो उम्मीद पे खरे उतरते हुए ये नंबर्स। जी जी बिल्कुल आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महंगाई के मोर्चे पर बुरी खबर आई है। महंगाई की रफ्तार बढ़नी शुरू हो गई है। दिसंबर 2025 में रिटेल महंगाई में बढ़ोतरी हुई है। महंगाई 0.71% से बढ़कर 1.33% हो गई है। खाने की महंगाई भी -3.91% से बढ़कर -2.71% हो गई है। सब्जियों की महंगाई में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सब्जियों की महंगाई -22.2% से बढ़कर -18.47% हो गई है। हालांकि फ्यूल, बिजली, कपड़ा, जूता, चप्पल की महंगाई में जरूर थोड़ी राहत मिली है। इधर दिसंबर कोर महंगाई भी 4.4% से बढ़कर 4.6% हो गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को लेकर आज एक ऐसी बड़ी खबर आई है जिसने बाजार का माहौल खुशनुमा कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ट्रेड डील पर पॉजिटिव बयान दिया है। सर्जियो गौर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील पर कल फिर से बातचीत शुरू होगी। उनका फोकस भारत यूएस की साझेदारी को आगे बढ़ाने पर है। अमेरिका के लिए भारत से महत्वपूर्ण कोई पार्टनर नहीं है। गौर ने यह भी बताया कि 1-2 साल में प्रेसिडेंट ट्रंप भारत आएंगे। The United States and India are bound not just by shared interest, but by a relationship anchored at the highest levels. Real friends can disagree, but always resolve their differences in the end. Last week, our great Secretary of State, Marco Rubio, powerfully stated that this year will be a year of reciprocity. We are raising the standard for diplomacy itself. That means fair trade, mutual respect, and shared security. Many of you have asked me for an update on the ongoing trade deal negotiations. Both sides continue to actively engage. In fact, the next call on trade will occur tomorrow. Remember, India is the world's largest nation, so it's not an easy task to get this across the finish line, but we are determined to get there. तो अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर के बयानों का क्या मतलब निकाला जाए, समझाने के लिए हमारे साथ है लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी बताइए, सर्जियो गौर के बयानों को आखिर कैसे देखा जाए? देखिए, इस पूरे बयान को मुझे लगता है कि 2 नजरिए से देखा जाना चाहिए। पहला, जो एक्शनेबल पॉइंट है, यानी क्या होने वाला है, जो अटका हुआ था। सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर टिकी थी कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील आखिर कब होगी, कहीं खटाई में तो नहीं चली गई है, अब लगता है लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो उन सारे अटकलों पर इन्होंने विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील होगी और उसके लिए बातचीत कल भी शुरू हो सकती है, यानी
बहुत ही अंतिम मुहाने पे ट्रेड डील पहुंच चुकी है, तो इसका ऐलान कभी भी हो सकता है। इसका ठोस संकेत यहां पर निकला है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो भी नई नई टेक्नोलॉजी है, चाहे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इनके लिए रॉ मटेरियल की आपस में सप्लाई चेन बनाने के लिए यूएस ने 7 अलग अलग देशों के साथ मिलकर के एक पैक्स सिलिका नाम से संगठन बनाया था। उस पूरे अलायंस में भारत नहीं था, तो इसको लेकर काफी ज्यादा चिंता जताई जा रही थी। अब इन्होंने साफ तौर से कहा कि भारत भी उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, परमानेंट मेंबर होगा, और अगले महीने भारत को इसमें आमंत्रित किया जाएगा। और तीसरी चीज कि बहुत जल्द अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत आने वाले हैं, तो तीनों चीज अपने आप में बहुत कुछ संकेत देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि एक बड़े पैमाने पर देखें, बड़े पिक्चर से देखें उनके बयान को, तो दोनों देशों के बीच, भारत और अमेरिका के बीच, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच, ट्रंप और मोदी के बीच संबंधों में एक खटास या फिर कड़वाहट जैसी बातें चल रही थी अलग अलग कोने में। तो उस सारी बातचीत पे, उन सारे आशंकाओं पर इन्होंने विराम लगाया। और उनके बयान को देखिए तो कई बार उन्होंने कहा कि दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, दोस्ती में कई बार मतभेद होते हैं, लेकिन उन मतभेद को दूर कर लिया जाएगा। और फिर उन्होंने जिस तरीके से कहा कि अगले कुछ महीने तक, अगले कुछ वर्षों तक भारत सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी साझेदार है, ट्रेडिंग पार्टनर है, तो ये अपने आप में काफी ज्यादा मायने रखता है। ये कहना कि भारत उनके लिए काफी अहमियत रखता है, ये अपने आप में काफी ज्यादा मायने रखता है। तो मुझे लगता है कि ये बदले सुर जो हैं अमेरिका के राजदूत के, ये काफी कुछ संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में रिश्ते ज्यादा प्रगाढ़ होंगे, जो कड़वाहट थी वो दूर होती हुई दिखेगी। जी लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली में अमेरिका राजदूत के बयान से भारत अमेरिका दोस्ती में नई जान आ गई है। आवाज अड्डा में हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं, अमेरिका के बदले सुर। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। अब आपको बता दें, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में आज अहमदाबाद में दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों नेताओं ने आपसी रिश्तों की समीक्षा की और रक्षा, विज्ञान, रिसर्च, स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने साबरमती आश्रम में चांसलर मर्ज का स्वागत किया। यहां दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बाद में मोदी और मर्ज ने अहमदाबाद काइट फेस्टिवल में हिस्सा लिया, जहां प्रधानमंत्री मोदी मर्ज को पतंग उड़ाना सिखाते हुए देखे गए। बाद में दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चांसलर मर्ज का दौरा भारत की अहमियत को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए खतरा है और जर्मनी और भारत इसके खिलाफ अपने प्रयास जारी रखेंगे। चांसलर मर्ज ने ग्लोबल अनिश्चितता के दौर में भारत और जर्मनी के आपसी सहयोग की अहमियत को रेखांकित किया। स्वामी विवेकानंद जी ने ही भारत और जर्मनी के बीच दर्शन, ज्ञान और आत्मा का सेतु बनाया था। आज चांसलर मर्ज की यह यात्रा उसी सेतु को नई ऊर्जा, नया विश्वास और नया विस्तार प्रदान कर रही है। चांसलर के रूप में यह उनकी भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली यात्रा है। यह इस बात का सशक्त प्रमाण है कि वे भारत के साथ संबंधों को कितना गहरा महत्व देते हैं। उनके पर्सनल अटेंशन और कमिटमेंट के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। गुजरात में हम कहते हैं, आवकारो मीठो आपजे रे, यानी स्नेह और आत्मीयता से स्वागत करना। इसी भावना के साथ हम चांसलर मर्ज का भारत में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जर्मनी के साथ हुए करार भारत के लिए काफी अहम बताए हैं। इस दौरान उनसे जब हमारे संवाददाता केतन जोशी ने अमेरिकी राजदूत गौर के बयान पर सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका राजदूत के बयान को देखने के बाद ही वो कुछ प्रतिक्रिया दे पाएंगे। नमस्कार, मैं केतन जोशी, CNBC आवाज से। सर, अभी जो आपने 27 MOU की बात की, तो अगर उनकी साइज आप बता पाए। दूसरी ओर ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ US की डील होते होते अटक जाती है और अभी उनके एम्बेसडर ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि हम कल से इसके ऊपर और बात करने वाले हैं। तो क्या इसको जोड़कर भी अगर आप कुछ कहना चाहेंगे? एक तरफ US डील अटकी है, दूसरी तरफ जर्मनी के 27 MOU, कितने मायने? केतन जी, आपका सवाल था
जो 27 MOU हैं उनको लेके और जो US एम्बेसडर ने बात की है डील के बारे में, तो US एम्बेसडर ने जो कहा है मुझे अभी देखने का मौका नहीं मिला है क्योंकि मैं सवेरे से यहाँ पे हूँ, लेकिन जो ये 27 MOU हैं ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, अलग अलग एरियाज़ में हैं, टेक्नोलॉजी के एरिया में है, स्किलिंग के एरिया में है, ट्रेड के एरिया में है, क्रिटिकल मिनरल्स के एरियाज में है। और एक तरह से अगर हम अपनी सारी अर्थव्यवस्था को देखें तो ये बहुत ही एक तरह से सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, मेरा मानना है। तो इनका एज सच US डील से कोई लेना देना है नहीं, ये दो अलग अलग रिलेशनशिप्स हैं और हमें दोनों रिलेशनशिप्स में देखना पड़ेगा कि हम दोनों अपने जो सहयोगी देश हैं उनके साथ क्या क्या कर सकते हैं। इसी के बजट से आम लोगों की बड़ी उम्मीदें रहती है। इस बार लोग बजट में वित्त मंत्री से क्या चाहते हैं, क्या है उनकी उम्मीदें, लोगों की यही राय जानने के लिए हमारे संवाददाता रोहन सिंह पहुंचे लखनऊ की मशहूर शर्मा जी की चाय की दुकान पर। चाय की चुस्कियों के साथ यहां हुई बजट पर खुली चौपाल। आइए देखते हैं लोगों की बजट से आखिर क्या उम्मीदें हैं। बजट चौपाल में हम आ चुके हैं नवाबों के शहर लखनऊ और हम यहाँ के एक बहुत ही मशहूर लैंडमार्क में हैं। ये है शर्मा जी की चाय की दुकान और ये एक तरह से हैंग आउट प्लेस है लखनऊ का। यहाँ हम लोगों से बात करते हैं चाय की चुस्कियों के ऊपर कि आखिर वे इस बजट से चाहते क्या हैं। और हमारे साथ लखनऊ के लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि आगामी बजट से इनकी क्या उम्मीदें हैं। सर ये बताइए, बजट आने वाला है, सबको, आम आदमी को, किसानों को, सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। आप क्या चाहेंगे, वित्त मंत्री इस बार क्या करें बजट में? हम तो चाहते हैं वित्त मंत्री सबसे पहले किसानों पर ध्यान दें। किसान DAP, यूरिया और उसके बाद खादा बीज सबके लिए परेशान है। ना अनाज अच्छे से बेच पा रहा है, ना धान अच्छे से बेच पा रहा है, ना गेहूं अच्छे से बेच पा रहा है और किसान की फसल भी इस बार बारिश की वजह से बहुत अधिक बर्बाद हुई है। हम चाहते हैं फसल इस बार जो बजट आ रही है किसानों पर ध्यान दें। हम ये चाहते हैं कि वो किसानों को इतना अधिकार दे दें कि अपनी फसल का रेट वो निर्धारित कर सके। कुछ युवा भी हमारे साथ, ये बताइए आप क्या चाहेंगे, जो बजट आ रहा है उसमें क्या किया जाए, युवाओं के लिए कुछ चाहेंगे? अगर सबसे पहला कोई मुद्दा अगर जो छात्रों के लिए होना चाहिए वो सबसे पहला यही है कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का इंतजाम करें और जो बेस स्तर जो प्राइमरी विद्यालय हैं और जो है उनको बेसिक एजुकेशन के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध किया जिसमें करप्शन ना हो। बजट कैसे लोगों के हित का हो, लोगों के लिए क्या हो? क्या आप जो पिछले साल टैक्स में छूट दी गई थी आप संतुष्ट थे उससे? टैक्स की बात कर रहे हैं तो आपने देखा GST में कैसे दो बार DST ली जा रही है और कैसे व्यापारियों को ठगा जा रहा है। तो ये सरकार पूरी तरीके से विफल है और हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार बदले और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि नौजवानों को रोजगार दे, अगर नहीं दे सकती तो इस्तीफा दे। और शर्मा जी की चाय की दुकान पे हमें कुछ फैमिलीज भी मिली हैं, इनसे बात करते हैं, परिवार क्या चाहते हैं। मैडम आपसे ये पूछना चाहूंगा, आज महिलाएं क्या चाहेंगी कि जो आगामी बजट आ रहा है उसमें उनके लिए क्या हो? मैं तो यही चाहती हूँ कि जो सामान है उनकी GST कम कर दी जाए। यही है सामान के रेट तो चलिए GST तो मान लीजिए GST काउंसिल तय करती है, लेकिन आप चाहती हैं कि टैक्स का बोझ कम? टैक्स, हाँ, जब किचन का भार जो होता है टैक्स की वजह से ही होता है, तो टैक्स को कम किया जाएगा तो किचन का भी तो बेनिफिट होगा। जी। जैसा गवर्नमेंट ने पहले ढेर सारे टैक्स है उनको खत्म करके GST लाया है, तो अभी लेकिन उसके बाद भी हमें मल्टीपल सिंगल चीज के लिए देने पड़ रहे हैं, तो उसको खत्म करके एक सिंगल टैक्स सिस्टम लाया जाए। सिंगल टैक्स नहीं है, जैसे कि हमें ये चाय पीने के ऊपर भी टैक्स देना पड़ रहा है, चाय पत्ती पर भी टैक्स है, दूध पर भी टैक्स है, यहाँ खड़े हैं उस पर भी टैक्स है, सब चीज पर टैक्स है। ये खत्म होगा, किसी एक तरह का टैक्स होना चाहिए। जो मल्टीपल टैक्स का बर्डन है वो कम हो, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है। आप बताइए सर, आप क्या चाहेंगे, वित्त मंत्री क्या कहें? चीजों को सिंप्लीफाई करें, टैक्स हमारी जिम्मेदारी है, हम ये लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन साथ में जैसा कि एक आम आदमी जानता है कि उसके लिए सहूलियतें भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस बार गवर्नमेंट को जो 80C सेक्शन है फॉर द मिडिल क्लास और द लोअर क्लास में 80C सेक्शंस में जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं
वो कंपोनेंट्स आज से 10 साल 12 साल पहले के सेम उसके अंदर ही हैं। वो ATC सेक्शंस इनको इम्प्रूव करना चाहिए, थोड़ी सी एलिजिबिलिटी जो 2 लाख की है उसको एटलीस्ट 5 लाख के ब्रैकेट में लेके आना चाहिए, सो दैट जो आज के खर्चे हैं, एजुकेशन फीस है, ट्यूशन फीस है, वो सब उस टाइम के हिसाब से बहुत डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो गए हैं। तो वो एटलीस्ट वहाँ पे कंपनसेट करना चाहिए गवर्नमेंट को इस बात का। तो अलग अलग राय रखी है लोगों ने, किसी ने एजुकेशन पे फोकस की बात की है, तो किसी ने टैक्स सिंप्लीफिकेशन की बात की है। तो अलग अलग राय रखी है लोगों ने, किसी ने टैक्स सिंप्लीफिकेशन की बात की है, तो किसी ने शिक्षा पर, किसी ने रोजगार पर ज्यादा फोकस देने की मांग की है। यहाँ शर्मा जी की चाय की दुकान लखनऊ से रोहन सिंह। अब आपको बता दें, जल्दी शुरू होने जा रही वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में किसी तरह का बुकिंग कोटा नहीं होगा। जी हां, RAC भी नहीं होगा और वेटिंग लिस्ट भी छोटी होगी। वंदे भारत की टिकटिंग से जुड़ी नियमों के हिसाब से सिर्फ कंफर्म टिकट काटा जाएगा। वहीं वंदे भारत स्लीपर में एडवांस बेड रोल दिया जाएगा, कंबल में कवर भी होगा। और सबसे खास बात, इस ट्रेन में रेलवे के आला अधिकारियों को भी फ्री पास नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, 17 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा से कोलकाता गुवाहाटी रूट पर देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्री सुविधाओं के लिहाज से तो ये स्लीपर वंदे भारत ट्रेन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है ही, साथ ही साथ कुछ नए नियम है जो इस पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में लागू किए जाएंगे। कौन से बदलाव है मौजूदा नियमों के मुकाबले, मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ा बदलाव यही किया गया है कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में किसी भी तरह का VIP या फिर EQ कोटा लागू नहीं होगा। जो VIP कल्चर खत्म करने की बात रेलवे की तरफ से की जा रही है, उस लिहाज से ये एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। दूसरा नियम ये कि जो मौजूदा ट्रेनें हैं उसमें अक्सर RAC टिकट मिल जाती है, जिसमें कोई पैसेंजर एटलीस्ट बैठ कर चला जाता है। लेकिन स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो इसमें आपको RAC नहीं मिलेगी, या तो आपको कंफर्म टिकट मिलेगा या फिर आपको वेटिंग टिकट मिलेगा, और जो वेटिंग होगी वो भी कम से कम हो। इस तरह से पूरी प्रणाली को डेवलप यहाँ पर किया गया है। तीसरा, ये यात्री सुविधाओं के लिहाज से देखा जाए तो जो बेडरोल है वो मौजूदा राजधानी जैसे नहीं होंगे। एडवांस बेडरोल यहाँ पर दिया जाएगा, और बेडरोल के साथ साथ आपको ब्लैंकेट और ब्लैंकेट कवर भी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चाहे कोई रेलवे का अधिकारी हो या फिर कोई दूसरा ब्यूरोक्रेट्स हो, उनके लिए किसी भी तरह का कोई पास एक्सेस करने की सुविधा भी इस स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में नहीं दी जाएगी। तो अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन 17 जनवरी को प्रधानमंत्री रोल आउट करने जा रहे हैं, और काफी बेसब्री से इंतजार भी किया जा रहा है। रेलवे की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है कि इस लिहाज से जो नए नियम है, अगर उनका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो जाहिर तौर पर यह भी आशंका जताई जा रही है कि इसके बाद जितनी भी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन इंट्रोड्यूस करेंगे उनमें ये सेम व्यवस्था लागू की जाएगी।